आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर कराएंगे। तो आगाज करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस का हेडलाइंस के साथ। इरोम शर्मिला से सीएम महबूबा मुफ्ती की मुलाकात। श्रीनगर क़याम के दौरान कई प्रोग्राम में शरीक होंगी। सीएम ने खवातीन के लिए प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। जवाबी कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान और पासपाई अख्तियार करने को मजबूर हुआ पाक। कशीदगी पर काबू पाने की पाक रेंजर्स की कोशिश तेज। वादी में आज रहा हादसों का दिन। मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। वादी में महकमा मौसमियात की पेशन गोई साबित हुई गलत। कई अजला में हुई तेज हवा के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत तो किसानों की मुश्किल बढ़ी। बदरवा के लोगों ने दिया नो रोड नो वोट का नारा। केलाड़ इलाके के लोगों में रोड बनने की वजह से नाराजगी। आइंदा इंतखाबात में वोट न देने का किया ऐलान। 15 बरसों से कर रहे हैं रोड बनने का इंतजार। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में प्रोबेशन पर आए आईएएस अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए ऑफिसर्स के कामकाज की जानकारी हासिल की। वजीर आला ने अफसरान के काम के हवाले से उनके जाती तजुर्बात से भी आगाही हासिल की। और शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में हुकूक इंसानी की अलमबरदार इरोम शर्मिला ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुबैना जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने वाली इरोम शर्मिला श्रीनगर क़याम के दौरान कई प्रोग्राम में शरीक होंगी। वज़ीर आला को अपने प्रोग्राम के अलावा उन्होंने रियासती ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे उन कामों की भी जानकारी दी जिसमें कि वो खुद भी जुड़ी हुई हैं। वज़ीर आला ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी कामयाबी की दुआ की। इरोम के अलावा शुमाली कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने भी वजीर आला से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान रियासत में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और एक तरफा जंगबंदी पर चर्चा की गई। आर्मी तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला ने आम लोगों की सहूलियात के पेश नजर लेफ्टिनेंट जनरल से तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने की सलाह भी दी। और हिंदुस्तानी फौज के जबरदस्त जवाब के बाद पाकिस्तानी फौज के होश ठिकाने आ गए हैं। बहादुर जवानों की जवाबी कार्रवाई में पसपाई अख्तियार करने पर मजबूर पाक रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ताजा टकराव और कशीदगी पर काबू पाने के लिए कोशिश तेज कर दी है। पाकिस्तान की पहल पर सरहद पर तैनात दोनों ममालिक के नीम फौजी दस्तों के सरहदी कमांडरों की एक हंगामी फ्लैग मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान बीएसएफ और पाक रेंजर्स कमांडरों ने एलओसी और आईबी पर 15 साल पुराने सीजफायर मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाने पर एक दफा फिर इत्तफाक किया। वाज़ेह है कि इससे कबल 29 मई को भी दोनों ममालिक के डीजीएमओ के माबैन हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान 2003 के सीजफायर मुआहदे पर हकीकी मायनों पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर की गई थी, लेकिन महज चंद दिनों तक ही इस पर अमल हो पाया। और सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स की शेलिंग से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रभारी सुखविंदर सिंह ग्रेवाल ने किसानों को यकीन दिलाया कि सरकार नुकसानात की पूरी भरपाई करेगी। पार्टी ऑफिस में किसानों से मुलाकात के बाद जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार किसानों के मफादात को लेकर बेहद संजीदा है। पिछले तकरीबन 4 सालों से पाकिस्तान की ओर से जो शेलिंग की गई है उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो किसान हुए हैं, खासकर आरसपुरा सेक्टर में। और जो बॉर्डर के पास रहते हैं लोग, बहुत सारे किसान इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, अपनी खेती नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। जब भी उनको कटाई का वक्त आता है पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की जाती है। आप बीजेपी के प्रभारी हैं किसान मोर्चा के, आप मुझे बताएं क्या हल है इसका और किस तरह से इस मैटर को टेकअप करेंगे? देखो, आज मैं आरसपुरा और कई क्षेत्रों में जा रहा हूं और ये यहाँ पर नुकसान हुआ है। दूसरा, मेरे से पहले रविंद्र रैना जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला था भी किस पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, वो बाज नहीं आ रहा और इलाज वो करेंगे, वो दुम सीधी नहीं होती लेकिन आजकल काट देते हैं। उसका जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं, कोई हमारे में कमजोरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था कमजोरी है, मेरा सवाल था कि किसानों को क्या सही मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? देखो, ऐसा है, वो देखते हुए
प्रदेश सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से किसानों को जितना नुकसान हुआ है उसका उनका जो नुकसान है वो सही तरीके से भरपाई हो, उसके लिए प्रयास करेंगे और पूरा करके भी देंगे। लेकिन सर कहीं खेतों में आके शल गिरे हुए हैं, अभी जो खेतों में जाने से डर लगता है अब किसानों को। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि किस तरह के कदम उठाने चाहिए मरकजी हुकूमत को, केंद्र की हुकूमत को? देखो, हमने रमज़ान के महीने में अगर युद्धबंदी की, गोलीबंदी की बात की थी, कोई माड़ी वो बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। बार बार वो जो अटैक कर रहा है, हम उस धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसका इज्जत कर रहे हैं, उन होली डेज़ का हम इज्जत कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहा है? गोली और शेल, और उसका उसी हिसाब से जवाब भी देंगे। जो बीएसएफ की ओर से फेंसिंग की गई, काफ़ी किसानों की ज़मीन उसमें आ गई थी, उस जो फेंसिंग के उस तरफ चली गई, उसका भी मुआवजा अभी तक पेंडिंग है, और जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से भी टेकअप किया गया था मसला, इसमें आप किस तरह से कदम उठाएंगे? ऐसा है भी, एक तरफ 48 साल, दूसरी तरफ 48 महीने, और 48 साल जिन्होंने लगाए और उनके भुगतभोगी बने हुए हैं हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे बच्चे, और जो भी जिसको जैसे भी फायदा मिल सकता हो, भारत सरकार वो कदम उठाएगी। और बीजेपी के राज्यसभा रुकन शमशेर सिंह मनहास ने वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। हिंद पाक जंग की बात खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करने से पहले वादी और सरहद पर अमन कायम करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से दिनेश्वर शर्मा जी ने भी ये कहा है कि जो सेंटिमेंट्स हैं कश्मीर में इस वक्त वो नीचे लाने पड़ेंगे पहले, उसके बाद बातचीत होगी। ऐसे में महबूबा मुफ्ती भी ये कहती हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी होगी। तो आप इसको कहीं ना कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं बातचीत का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता नज़र आता है। देखो, एक सीधी सीधी बात है जिस पर दिनेश्वर शर्मा जी ने कहा कि इसका काम डाउन करने के लिए, नीचे करने के लिए, उसके बाद इसे प्रारंभ की जाए, कि उसका कारण यही रहा है कि हम आज नहीं कह सकते। वार्तालाप कई बार हुई है, बातें कई बार हुई, कई बार सीज फायर हुए हैं, फिर सीज फायर टूटे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? बातचीत होने के बाद भी यानी कि वही का वातावरण रहा। तो उस वातावरण को बनाने के लिए पहले वातावरण तो खड़ा किया जाए। अगर वातावरण ही खड़ा नहीं होगा तो बातचीत करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। जैसे कहा कि अभी रमज़ान चल रही है, तो रमज़ान में हम चाहते हैं बिल्कुल पीसफुल हो, जैसे रमज़ान को मनाएं अपने बंधु, और ठीक प्रकार से वातावरण ठीक से उन्होंने होने नहीं दिया। तो इसलिए वह स्वयं नहीं चाहते थे इस प्रकार के वातावरण को खड़ा करने के लिए। तो हम चाहते हैं पहले कि वो शांति, पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें करें, तो उसके बाद सारा है केंद्र की ओर से इसी प्रकार की योजना है। सीरीज ऑफ ग्रेनेड फेंके गए रमज़ान के महीने में, अभी भी उसका सिलसिला चल रहा है, लेकिन आप इसको कितना गंभीर मानते हैं? और आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो बातचीत के रास्ते बंद किए जाएं, दबाव बनाया जाए, और ये कोशिश की जाए कि जम्मू कश्मीर एक मुद्दा है, बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस तरह का दिखाने की कोशिश है? देखो, हम पहले बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँगा, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, कि जम्मू कश्मीर कोई मुद्दा नहीं, ना टेररिज्म यहाँ पे है। लेकिन इसे इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार इसको बनाया जा रहा है, जिस प्रकार इसको किया गया है आज तक, और केवल आज तक किया नहीं गया, केवल कहे पाकिस्तान करने, पाकिस्तान के पीछे कई कंट्रीज़ हैं जो इस प्रकार का साथ उनको दे रही हैं और आगे अग्रेसर उनको किया हुआ, तो वो वातावरण बढ़ाया जा रहा था। इसलिए इस वातावरण को उन कंट्रियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बड़ा। आपको कहीं ना कहीं लगता है आपका इशारा है चाइना की ओर, कि चाइना दखल अंदाजी कर रहा है जम्मू कश्मीर में? मैंने कहा ना कि एक नहीं, कई कंट्री हैं, कई देश हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं, तो उसको अग्रसर करके, जैसे मैं कहता हूँ कि अभी अमेरिका ने जैसे 13,000 करोड़ रुपये का उनके डॉलर के पर सहायता मिलती थी, उन्होंने बंद कर दी थी। तो अगर लास्ट ईयर जाकर वो बंद थे, तो उसके बावजूद भी चाहे पाकिस्तान इस प्रकार से कर रहा है, कुछ ना कोई मदद तो कर रहा है उनके पीछे। इस प्रकार नहीं तो इतनी हिम्मत स्वयं उसमें है नहीं कि वो इस प्रकार का कर सके। आपके बीजेपी के ही एमएलसी ने यह कहा कि जंग भी एक अहम एक अल्टरनेटिव हो सकता है, इसके बारे में सोचना होगा मरकजी हुकूमत को। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज जंग तो किसी हालत में हो नहीं सकती। जंग एक सोचना भी यानी कि बहुत दूर की बात है। आज का जंग जो वो पहले वाला जंग नहीं है। आज का जंग जो है पूरे का पूरा देश नहीं, पूरा विश्व वार खत्म होने का, वर्ल्ड वार होगा,
जब भी जंग होगा अभी। तो इसलिए जंग के बारे में सोचना, इस प्रकार किसी ने कहा तो उसने किस प्रकार से कहा, उनकी सोच क्या थी, मैं उस विषय को कह नहीं सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ जंग का कोई अल्टरनेट नहीं, जंग हो। एक आखिरी सवाल ये होगा कि बातचीत ही हल है जब ये सब जानते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पत्थरबाज या बाकी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है बातचीत की पेशकश को ठुकरा देते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा कहो कि हुर्रियत के हाथ में ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, कई एलिटी करे, कई दूसरे कर रहे, कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आपस में पहले आपस में एक साथ तो हों, एक छोड़ता है तो दूसरा कर लेता, दूसरा छोड़ता है तीसरा कर लेता, तो इसलिए वो डिफरेंट हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं वो सब पहले उसको कूल डाउन करने की कोशिश करें, काम डाउन करने की कोशिश करें, कि उसके बाद से विचार करें कि क्या करें। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए सड़क हादसे में एक कमसिन बच्चे समेत 5 अफराद दारे फानी में कूच कर गए हैं। बांदीपुरा के अलमनाक हादसे में 2 नौजवान हलाक हुए। दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर अरन से बांदीपुरा जा रहे थे। रास्ते में कनन के मकाम पर मुखालिफ सिमत से आ रही सेंट्रो कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जख्मी नौजवानों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब नहीं ला सके। इसके अलावा बारामूला के करेरी और पानपुर में सड़क हादसे में एक जवान हलाक हो गया। वहीं कंगन में 12 साल एक लड़का ट्रैक्टर की जद में आने से फौत हो गया। पुलिस ने तमाम हादसात के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बरखिलाफ वादी के लोगों को गर्मी से आज थोड़ी राहत मिल गई। सीजन की पहली बारिश की बौछार ने श्रीनगर, बारामूला, पट्टन समेत कई इलाकों को राहत बख्शी। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई। बारामूला में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन इससे फसलों और बागात को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। सोपोर और रफियाबाद में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी तरह पटन के सिंहपुरा, मीरगुंड और नेहलापुरा इलाके में जोरदार बारिश हुई। तेज हवाओं के सबब कई दरख्त भी गिर गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वादी कश्मीर में पारा 35 सेल्सियस पहुंच चुका था, डिग्री सेल्सियस के आसपास, और पहाड़ के लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा माना जाता है। और बीजेपी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के सदर डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने डेवलपमेंट के हवाले से मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम किया है। रामबन में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में पीएम मोदी ने पसमानदा SC और ST के लिए जितना काम किया, किसी दूसरी सरकार में इसकी नजीर नहीं मिलती। चिनानी सुरंग, बघलियार प्रोजेक्ट और सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतें इस मामले में बुरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। इस मौके पर मकामी MLA नीलम लंघे ने असेंबली हलके में चल रहे तरक्याती कामों की जानकारी ली। उधर बांदीपुरा में फूड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मुताल्लिका महकमे की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में तलबा और नौजवानों को ताज़ा और साफ चीज़ों के इस्तेमाल के साथ ही खाने पीने की अशिया को एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। तलबा को बाजार में बिकने वाली, कारखानों में तैयार होने वाली चीज़ों को परखने की टिप्स भी दी गई। बेदारी प्रोग्राम जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर यामीन नबी की देखरेख में हुआ। प्रोग्राम के अलावा अशिया की क्वालिटी जांचने के लिए कई कारखानों और दुकानों पर छापे भी मारे गए। 2 कारखानों में साफ सफाई न होने पर इसे 4 दिनों के लिए बंद करने की हिदायत दी गई है। वहीं कुछ दुकानों से एक्सपायरी चीजें भी मिली हैं, जिन्हें फूड महकमे के एहलकारों ने जाया कर दिया। हमने आपके साथ आज बॉयज़ जो हायर सेकेंडरी स्कूल अलूसा का है, उधर हमने आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जो हमने स्टूडेंट्स को आज दिया कि फूड सेफ्टी में क्या क्या होता है और फूड सेफ्टी उनको कैसे मदद दे सकती है और उनका कंट्रीब्यूशन कैसा रह सकता है हमारे साथ डिपार्टमेंट के साथ। यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, हमें बहुत कुछ सीखा इसमें इस प्रोग्राम में। और आने वाले दिनों में महकमा सरकार और महकमा सेहत की परेशानी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक नर्सिंग स्टाफ ने आज 2 घंटे के लिए कामकाज नहीं किया। आपको बता दें कि पीर के रोज नर्सों ने टोकन स्ट्राइक के तौर पर 1 घंटे कामकाज नहीं किया था। वाज़ेह है कि नर्सिंग स्टाफ ने 4 रोज से अलामती तौर पर हड़ताल कर रखी है, लेकिन अब इसने बाज़ाब्ता तौर पर काम का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। नर्सिंग स्टाफ ने हुकूमत को 9 जून तक की मोहलत दी है। 9 जून तक की उनका कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो 11 जून से गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल शुरू हो जाएगी। नर्सिंग स्टाफ तनख्वाहों में गैर बराबरी, नए आसामियों का ऐलान और रिस्क अलाउंस दिए जाने का मुतालबा कर रहा है। नर्सों की हड़ताल में मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
और महकमा तालीम ने शिवारपुरा वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में तब्दील करने का फैसला किया है। नए स्कूल की इमारत की बुनियाद भी रख दी गई है। गुलमर्ग के रुकन असेंबली मोहम्मद अब्बास वानी ने 56 लाख रुपए की मालियत से बनने वाली इमारत का संग बुनियाद रखा। स्कूल में कंप्यूटर लैब कायम करने के लिए एमएलए ने असेंबली तरक्याती फंड से रकम देने का ऐलान किया। इलाकाई लोगों को उन्होंने एक और खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही टनमर्ग को एप्पल टाउन के तौर पर डिक्लेयर करने का फैसला करने वाली है। इस मौके पर बारामूला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर, पट्टन के एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद थे। प्रोग्राम के बाद एमएलए ने पीएचसी सेंटर का भी दौरा किया और वहां पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। और जम्मू में ईएनटी सर्जन डॉक्टर सतीश मेहता की गिरफ्तारी को लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पुलिस कार्रवाई की मुखालफत करते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने आज अपनी क्लिनिक बंद रखी। डॉक्टरों का इल्जाम है कि सतीश मेहता की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और अहकामात की पाबंदी नहीं की गई। वाज़ेह है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज होने की वजह से डॉक्टर सतीश मेहता के एक मरीज की मौत हो गई थी। मरीज के लवाहिकीन जहां डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं डॉक्टर्स ने मौत की वजह इन्फेक्शन बताई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कबल डॉक्टर को गिरफ्तार करना सही नहीं है। कहना चाहता हूं कि इसमें ये जो है ये एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ है। एनाफाइलेक्सिस 1 सीसी से भी हो सकता है, आधी सीसी से भी हो सकता है। कई बार वैक्सीनेशन लगाते हैं, पेंसिलिन लगाते हैं, उससे भी रिएक्शन थोड़ा सा हो जाता है रिएक्शन। इसमें रिएक्शन बड़ा सीवियर हुआ है। और एक जो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, सर्जन भी थे, उनके साथ 2 डॉक्टर और भी उन्होंने इमीडिएट बुलवा लिए। कोई भी सर्जन ये नहीं चाहेगा उसके पेशेंट को नुकसान हो। जब भी कोई डॉक्टर काम करता है वो अच्छे इच्छा से करता है, अच्छी मंशा से करता है कि उसका मरीज अच्छा होना चाहिए। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन का एक बड़ा इनहेरिटेड डिफेक्ट है, देयर आर सम साइड इफेक्ट्स। और जो उस पेशेंट्स की डेथ हुई है वो एनेस्थेटिक ड्रग की रिएक्शन से हुआ है, जिसको हम एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन बोलते हैं। खेलों को फरोग देने और नौजवानों को खेलों की तरगीब देने के मकसद से जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस में बास्केटबॉल कोर्ट का इफ्तिताह किया गया। देवदार, चेरी और वीपिंग विलो दरख्त के बीचों बीच बना ये कोर्ट गालिबन मुल्क की सबसे खूबसूरत लोकेशंस पर बनने वाला पहला कोर्ट होगा और इसका इफ्तिताह प्रोफेसर जीएम भट्ट ने किया। कैंपस में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने से खेलों के शौकीन तलबा और तालिबात काफ़ी खुश हैं। वाज़ेह है कि कैंपस में आउटडोर और इंडोर गेम की बेहतरीन सहूलियात मौजूद रहेंगी और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ियों को माहिर कोचेस की खिदमत हासिल होंगी। तो ये जो बास्केटबॉल है इंटरनेशनल गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चनाब वैली में मेरे हिसाब से कहीं पर भी ये कोर्ट नहीं था। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के इस भदरवा कैंपस में हमारे बच्चे चनाब वैली से आते हैं, जम्मू से आते हैं, तो हमने प्रायोरिटी पे रखा था कि ये एक बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ बने और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है हर साल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप कर रहे हैं। बच्चों में बहुत पोटेंशियल है और बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे थे। आज पहली बार कोर्ट पे उतरे और उसके बावजूद बहुत अच्छा खेले। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जिन्होंने पहली बार ऐसा बास्केटबॉल कोर्ट देखा और वो इस तरह से खेल पाए। हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर जीएम भट्ट, इन्होंने फिर से इनिशिएटिव लिया। हर एक चीज़ में इनिशिएटिव लेते, इसमें फिर से लिया और इन्होंने ये पूरा इसको प्रॉपर शेप दी और आज इसका इनॉग्रेट किया हमने। और इसका क्यों ज़रूरी है एजुकेशन के साथ ये एक माइंड को फ्रेश करता है, बच्चों का फोकस बढ़ाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो कैंपस में स्पोर्ट्स के लिए हर साल यूथ फेस्टिवल करवाते हैं, जिसमें कल्चर और स्पोर्ट्स की चीज़ें होती है, पर स्पोर्ट्स के इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हार्ड लाइफ है यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होता है, यूथ जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता, ना ही उनको यहाँ पे कोई स्कोप मिलता है। पहला बास्केटबॉल कोर्ट है ये पूरे चिनाब वैली रीजन में, तो इसलिए हम डायरेक्टर सर के काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे लाई। और खुद हम देख रहे थे 2 दिन से यहाँ पे डे एंड नाइट हार्ड वर्क करके लेबर लगा के उन्होंने यहाँ पे एक नेशनल लेवल का बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है, तैयार किया है। और इसकी वजह से जो यहाँ पे यूथ है उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी हमें देख के, हमें खेलता देख के। वो जो हार्ड लाइफ है और जो वो ड्रग्स की तरफ लगे हुए हैं, वहाँ से वो हट के इस स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, जो कि जिससे उन आगे जाके उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा।
एक ड्रॉबैक था जो हमारे को काफ़ी टाइम से दिख रहा था, बट हम काफ़ी साल से देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। इनिशिएटिव्स काफ़ी गवर्नमेंट भी ले रही है, इंस्टीट्यूशंस भी ले रही है कि यूथ को आगे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाए कि जहां वो अपने आप को बिल्ड कर सके और अपने आप की एक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी दिखा सके पूरी दुनिया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोधराज शर्मा ने सरहदी इलाके अखनूर में पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर हुए लोगों से मुलाकात की। पार्टी कारकुनों के साथ उन्होंने परगवाल और दूसरे मुतासर इलाकों का दौरा किया और गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। मुतासरीन से मुलाकात के बाद पार्टी ने मरकजी और रियासती सरकार से सरहदी इलाकों में रहने वालों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इस तरह से हमारे जो परगवाल एरिया के लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार इनको अनदेखी कर रही है। इनका जो भैंसें घायल हुई हैं, 3-4 भैंसें 800 डेथ हो गई है, ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है, गाड़ी का हुआ है, काफी लोग परेशान है जहाँ पे, और सरकार का कोई भी नुमाइंदा जहाँ पे नहीं आया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार ने उसको मुआवजा दिया जाए और गौर की जाए। और आज आलमी यौम माहौलियात है। इस मौके पर रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में बल्दिया की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में आवाम को आब और हवा की आलूदगी से पाक रखने की अहमियत और आफादियत की जानकारी दी गई। माहौलियात को आलूदगी के खतरात से कैसे बचाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर शजरकारी को फरोग देने की तरगीब भी दी गई। आवाम को बेदार करने के लिए पट्टन में स्कूली तलबा ने रैली भी निकाली। प्ले कार्ड और बैनर के जरिए तलबा ने लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रमजान मुबारक के मौके पर नात ख्वानी के मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भारत स्काउट्स और गाइड्स की जानिब से स्कूलों के तलबा के लिए नात ख्वानी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में श्रीनगर समेत वादी के 5 अजला के स्कूलों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। मुकाबले में पहला, दूसरा और तीसरा मकाम हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। वहीं सोपोर में माह श्याम की अहमियत, फजीलत और उसकी बरकत के मौजू पर सीरत रमजान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जामिया इस्लामिया माअहद उल मुस्लिमात की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर तालिबात के अलावा असातिज़ा और नाज़िम मदरसा ने भी रमजान के फजाइल पर रोशनी डाली। तालिबात ने तकरीर के अलावा नातिया और हमदिया कलाम भी पेश किए। प्रोग्राम के अख्ताम पर रिश्ता अज़दवाज में बनने वाली तालिबात को तोहफे के तौर पर शादी किट फराहम की गई। तो माह श्याम की रौनक है और दीनी मदारिस के साथ साथ सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भी माह रमज़ान में रोज़ा, सीरत नबी, इस्लाम के बुनियादी सतून और इबादात के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। माह श्याम का तीसरा और आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और इस मौके पर सोपोर के गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज में इस्लामी माशरे में औरत का मकाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मौजू पर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत कॉलेज की प्रिंसिपल की तकरीर से हुई है। बाद में तालिबात ने इस मौजू पर बेहद जामे और पुरअसरार तकरीर की। और जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। डाक बंगले पर मुनक्किद इफ्तार पार्टी में सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और आपसी भाईचारे का पैगाम आम किया। इफ्तार पार्टी में वजीर सयाहत तसद्दुक हुसैन मुफ्ती, MLC शहनाज गनाई, BJP लीडर यशपाल शर्मा, प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासत में अमन और अमान और सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। रमजान के महीने में हर साल पुरानी परंपरा चली आ रही है पुंछ जिला की, तो यहाँ बगैर मजमू मिलत सभी लोग यहाँ पे आते हैं। आप देखिए कि ये जो पंडाल सजा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सजाया हुआ है, यहाँ से गले मिलकर एक दूसरे को इस रमज़ान महीने की बधाई भी दे रहे हैं और इस इफ्तार पार्टी का भी आनंद ले रहे हैं। खुशी की बात है कि आप देख रहे हैं कि सरहदी
ज़िला पुंछ है जो कि बिल्कुल सरहद पर वाक़ है, और यहाँ पर आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया है। और आप देख रहे हैं, खुशी की बात यह है कि पुंछ एक गुलदस्ता रहा है, इसको हम मिनी इंडिया भी कहते हैं। और आप यहाँ देखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तबका के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी हालांकि ईद दूर है, एडवांस में मुबारकबाद यहाँ पेश की जा रही हैं और मिलकर इन्होंने इससे पहले इफ्तार किया और अब खाना भी आप देखेंगे ये मिलकर खाना खा रहे हैं। और ये रिवायत यहाँ पर सदियों से चली आ रही है। यहाँ पर जो आज एहतमाम किया गया और तमाम तबकों को एक साथ लेकर जिस तरह जिला इंतजामिया और यहाँ के लोग एक दूसरे का ताउन करते हैं, ये इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। हमारा जो पुंछ का भाईचारा है, उस माह रमजान महीने के बीच हम पुंछ के बीच हम हिंदू, मुस्लिम, सिख ये तीनों अदाद मिलकर हम इस ईद को मनाते हैं। और रमजान के जो माह है, जो महीना है, एक पाक महीना है, इसके बीच हम ऊपर से ये दुआ करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के बीच अमन रहे, पुंछ के बीच अमन रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, ताकि हमारा जो आने वाला नौजवान साथी है, हमारा नौजवान जो भाई है, जो यूथ है, ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाए। और भदरवा से जुनूब मगरिब की जानिब वाक़े केलाड वादी के लोगों ने सड़क न बनने की सूरत में आइंदा इंतखाब में वोट न देने का ऐलान किया है। इलाके में सड़क न होने की वजह से चार पंचायतों में रहने वाले लोगों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता 15 सालों से मकामी लोग रोड बनने का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इलाके की कुल आबादी 10,000 के करीब है, जिसमें की राय दहिंदगान की तादाद 7800 है। गांव के लोगों ने एहतजाज के लिए नो रोड नो वोट का नारा दिया है। उनका कहना है कि अगर सड़क नहीं बनी तो पंचायत, पार्लिमानी और असेंबली इंतखाब में मकामी लोग वोट नहीं डालने जाएंगे। और आपको बता दें कि केलाड़ वादी के तहत सोठा, खिलैनी, दरफड़ा और डुगली पंचायत आती है और इस इलाके को राइस बाउल कहा जाता है। 2004 में ये रोड, इसकी कच्ची कटाई 2004 में हुई थी। तब से अभी तक हमें पक्का गोले नसीब नहीं हो पा रहा है। काफ़ी हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। तो हम चाहते थे मेटलिंग हो जाती, हम आराम से इसमें रहते और सफ़र करते। कई असुविधाएं हो रही है। बच्चा जच्चा जब कई लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो अस्पताल में पहुंचाना हो, उस वक्त भी हमें बहुत कठिनाइयाँ आ रही है। सिर्फ इसमें बूटे छूटे काटे गए हैं, बाकी रोड का कोई मसला इसमें नहीं है। सिर्फ अर्थ कटिंग हुई है, बाकी रोड जो की तू है और रोड बनाना जो है बाकी है। अब हम बेबस हो चुके हैं और ये भी ऐलानिया कह देते हैं अगर हमारी सड़क का कोई हल ना निकला, इस पर सोलिंग ना हुई, इस पर पत्थर बिछाई ना हुई, तो हम इलेक्शन बाइकआउट कर देंगे। ये नहीं कि खाली वोट के लिए दौड़ते। मैं वाजह कहता हूँ कि आइंदा कोई भी इलेक्शन होगा, चाहे MP इलेक्शन होगा, चाहे लोकसभा होगा, कोई वोट नहीं गया, यहाँ से खाली लोग जाएंगे। और पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं होती, जीने के लिए रोजाना जूझना पड़ता है। जम्मू से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है कंगन। यहां के लोगों को पानी लेने के लिए रोजाना 3 से 4 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है, फिर इसको लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। गांव में तकरीबन 300 घर आबाद हैं और पानी के लिए पूरा गांव एक कुएं पर मुनहसर है। पानी ऊपर खींचने के लिए कुएं में बिजली का मीटर भी लगाया गया, लेकिन पानी सूख जाने के बाद से ये भी किसी लायक नहीं रहता। ऊपर पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो भी इतनी कमजोर है कि बारिश के दिनों में नाली की तेज धार बर्दाश्त नहीं कर पाती। ट्यूबवेल और वाटर टैंक का होना न होना दोनों बराबर है। PHE वजीर ने गांव में दूसरा ट्यूबवेल लगाने की बात कही थी, लेकिन आज तक लोग उस ट्यूबवेल का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये इलाका साबिक वजीर सेहत बाली भगत के असेंबली हलके में आता है। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पानी ऊपर से ऊपर आते हैं, खूब डालने पानी लेने के लिए नीचे आते हैं। पानी नीचे से आता नहीं, कभी आता है 8 दिन का एक दिन आता है पानी नीचे से, भाई इधर से निकाल के ऊपर चाटते हैं पानी और देते हैं गाँव को, थोड़ा थोड़ा देते हैं बन के। गाड़ी आती नहीं है। और शामलाल ने बोला था इधर भाई ट्यूबवेल निकाल देंगे, यहाँ पैसे देंगे। वो एक बार आया था इधर, उसने मुड़ के इधर कुछ नहीं देखा, किसी को बोला नहीं। जब जाते हैं उसके पास जाते हैं उधर, वो क्या बोलता, आज नहीं कल आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, इधर आता कोई नहीं। पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। माल में ही पानी लेने के लिए कोई 2 किलोमीटर को किलोमीटर कोई इधर ही लेने पाता, हमारे घर 2-3 किलोमीटर ऊपर। हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम आती है। 10-15 दिनों में पानी आता है, कभी कभी आता है, वो भी नहीं आता है। पानी की इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे बर्तन भी खाली पड़े रहते हैं। इधर कुआं है एक छोटा सा, उससे पानी भर भर के लेते हैं। हमारे गांव में तो नहीं आती है गाड़ियां, ऐसे कोई मंगवाता है अगर स्पेशल फ्री गाड़ियां आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आती इधर। और मैंने अपनी डिपार्टमेंट को और ख़ासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट को
ये कहा है कि आने वाला जो पैडी सीजन है उसके पहले अपनी बिल्कुल तैयारी करके रखे ताकि पानी की किसी किस्म की किसी को समस्या न, हर खेत में पानी पहुंचे। और आज कोई भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है और टेल एंड तक नहरों में पानी बिल्कुल जा रहा है। और रियासत में सैलाब को गुजरे हुए 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक उसकी बर्बादी के आसार कुछ इलाकों में देखे जा सकते हैं। सरकार और महकमे की सुस्ती से आज भी कई चीजों की मरम्मत नहीं हो सकी है। और उड़ी के बोनियाल इलाके के ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसे भी सैलाब ने डैमेज कर दिया था। आसपास के दर्जनों गांव के लोग नाला हापात खई पर बने ब्रिज से ही उधर उधर आया जाया करते थे, लेकिन ब्रिज टूटने के बाद मकामी लोगों को अब लंबी मुसाफिहत तय करनी पड़ती है। मकामी लोगों ने ब्रिज का काम जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया है। उधर पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने साल के इख्तिताम तक 30 मीटर लंबे ब्रिज के तैयार होने की यकीन दहानी कराई है। जी, जब हम यहाँ से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करता है। काफ़ी सालों से इस पुल का काम जो है वो नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हमने ये कुछ सामान उठाया है, घर का सामान ले जाने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये इसका बांध है, इसको बांध का कोई प्रोटेक्शन नहीं। जब स्कूलों को छुट्टी होती है तो यहाँ से अचानक जब बारिश वारिश होती है तो कहीं बच्चों की जाने का खतरा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम स्टूडेंट को बहुत मुश्किलात होता है और जितने टीचर्स हैं, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट जितने भी हैं, उनको बहुत मुश्किलात होता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसका पुल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। करीबन 4 साल हो गए हैं हम लोगों को इसी परेशानी में, क्योंकि पत्थर हैं, पहाड़ हैं, इनमें से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार होते हैं, उनको लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। बराए करम अगर ये जल्दी हो जाता तो हमारी बदकिस्मती से इसको रुकावटें आती हैं। ब्रिज गया 2014 से हम सफ़र कर रहे हैं। सभी दफ्तर इधर ही हैं, मिडिल स्कूल है, बच्चों को जनाब बहुत परेशानी होती है यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा जब पानी आता है ये इस पे ऊपर जाता है जनाब, बच्चों की परेशानी होती है। ये तकरीबन जनाब वहाँ नीचे से तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से नीचे से आते हैं लोग। जो ये ब्रिज है बोनियार ब्रिज, इसका कॉस्ट है 395 लैक्स। जो आज तक इसमें काम हुआ है इट इज़ अबाउट 170 लैक्स। तो ऑलमोस्ट ये तैयार है ब्रिज। इसमें अप्रोच बनाने हैं और स्लैब वैब डालने हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल हम कर देंगे कंप्लीट, ताकि लोगों को भी इसे सहूलियत आएगी। फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इन फेज मैनर आते हैं, फंड्स आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। इंशाल्लाह इस साल का ये हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर रिफ्यूजी एक्शन कमेटी मुहाजिरीन को दिए जाने वाले इमदादी पैकेज से ज्यादा खुश नहीं है। पैकेज की तकसीम के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, कमेटी ने उस पर भी सवाल उठाए हैं। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी के सदर गुरुदेव सिंह ने कहा कि मौजूदा सिस्टम के तहत हकदार लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कागजी कार्रवाई के मरहले को भी आसान बनाने का मुतालबा किया है। पहला मुद्दा है ये जो फॉल्टी सिस्टम है, जिसकी वजह से जो डिसबर्समेंट हो रही है, ये हमारे लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही। और 1 साल के अंदर ऐसे 2,500-3 हज़ार फैमिली है जिन्होंने कई बार अपने ऑब्जेक्शन क्लियर किए हैं और उनको आज तक पेमेंट नहीं मिली है। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जम्मू कश्मीर सरकार है, जो मुतल्लिका लोग हैं वो इस डीबीटी सिस्टम को ठीक करें। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है जिसमें फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं उसको ठीक करें और ठीक करके बाद ये डिसबर्समेंट का जो मसला है इसको आसान बनाएं ताकि लोगों को हरासमेंट ना हो और लोग गलत जांचे में ना पड़ें। दूसरा मसला हमारा ये है, हम जो PRO साहिबान हैं मिस्टर मुश्ताक हुसैन मलिक और उनका जो स्टाफ है उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बड़ी मेहनत के साथ 26,000 फैमिली से तकरीबन 18,000 फैमिली जो है उसको वेरीफाई करके उसके केस नेट में डाल दिए हैं ताकि उनको पेमेंट हो। और साथ में जो हमारे रिफ्यूजीज भाई हैं उनको ये अपील करते हैं कि वो गलत झांसों में ना आए। जो लोग इस प्रोसेस को डिलेल करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, उनकी बात मत सुने। कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे PRO साहब के पास जा सकते हैं। तीसरी बात हमारा मुद्दा ये है कि हम बीजेपी सरकार से, बीजेपी पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वक्त है उनके हाथ से निकलता जा रहा है, वो हमारे मसले को समझें, बात करें और इसका एक प्रॉपर रोड मैप बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें। क्योंकि मोदी सरकार जो है उन्होंने पहले भी पैकेज दिया है और इस मसले को बखूबी वो हल करना चाहती है। और बीजेपी पार्टी को ये जान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में जो 1947 का रिफ्यूजी अवाम है
वो एक बहुत बड़ी ताकत है। जिस तरफ वो जाएगा वही पार्टी जीतेगी। और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में मुजाहरा किया। यूथ विंग के कारकुनों ने जम्मू तवी पुल को आम करके मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। कारकुनों ने सरहद पर जारी कशीदगी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और शहरियों की हलाकत के लिए मरकजी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इधर आम शहरियों के अलावा रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले रेलवे मुलाजिम भी वाटर सप्लाई के निजाम से नाराज हैं। जम्मू में पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर रेलवे मुलाजमीन ने ट्रेन ही रोक दी। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। रेलवे इंतजामिया और पुलिस ने आकर के मुलाजमीन को समझा बुझा करके उनका एहतजाज खत्म करवाया। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन प्रॉपर चैनल इसमें फॉलो नहीं किया गया। अगर उन्हें प्रॉब्लम थी तो वो हमें बताते, अगर हमसे उन्हें समाधान न मिलता तो हमसे भी सीनियर यहाँ पे एडीआरएम बैठते हैं, उनको बताया जाता। लेकिन ऐसा ना करके सीधे कर्मचारी रेलवे लाइन पे चले गए ट्रेन रोकने, ये गलत है। देखिए, भेदभाव नहीं होता। जैसे पूरे जम्मू में अलग अलग एरिया में, एक ही एरिया में कई बार एक पंप खराब हो जाता है, एक पंप चल रहा होता है, तो आप क्या कहेंगे कि उसमें भेदभाव है? जो सारी चीजें हुई है इसकी रिपोर्ट हम कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भेजेंगे और जो वहां से उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इधर श्रीनगर में रहबर तालीम असातिज़ा ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। प्रताप पार्क में मुजाहरा कर रहे असातिज़ा ने मुतय्या तारीख पर तनख्वाह की अदायगी, तबादले और मुंतकली को पॉलिसी लागू करने की मांग की है। वाज़ेह है कि रियासत में नए तालीमी सेशन का आगाज होने जा रहा है। इससे कबल रहबर तालीम का एहतजाज सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इन मुतालबात को लेकर सभी खित्तों में रहबर तालीम एहतजाज और मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो सेशन की शुरुआत में ही वो दर्स और तदरीस की ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे। उधर डोडा में भी रहबर तालीम के असातिज़ा ने एहतजाज किया। चीफ एजुकेशन ऑफिस के बाद असातिज़ा ने अपने मुतालबात को लेकर यहां पर इसके बाहर धरना भी दिया। कश्मीर एक्सप्रेस में यहां रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मज़ारों और मकबरों पर सभी मज़ाहिब के लोगों का हाजिर देना तो आम बात है, लेकिन अनंतनाग जिले में एक जगह ऐसी है जहां पर एक ही अहाते में हिंदू, मुस्लिम और सिखों तीनों ही मज़ाहिब की इबादत गाहें मौजूद हैं। शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर वाक़े मटन में सालों से तीनों मज़ाहिब के पैरोकार यहां पर आकर इबादत करते हैं और सूर्य देवता का मंदिर है, यहाँ गुरुद्वारा साहब है और शाह हमदान की ज़ियारत तीनों एक ही जगह से पूरी हो जाती है। सदियों से चली आ रही यहाँ के मेल मिलाप की रिवायत इस पुरआशूब दौर में भी वादी कश्मीर के लिए एक मिसाल है। मुसलमान, सिख और हिंदू हम समझो कि एक ही माँ के सपूत हैं। हमारा मिलवर्तन गमी और खुशी में हम तीनों मजहब के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, गुरु नानक से दुआ करते हैं कि हमें ऐसी ही जिंदगी बख्शो, हम आपस में मिलकर रह के आगे की जिंदगी गुजारें। कश्मीर का कल्चर है, ये दिखाता है ये कि यहाँ का जो सिस्टम था, लोगों का आपस में आपसी भाईचारे का सिस्टम था, वो कितना गहरा था। एक महीना चल रहा है जिसको मलमास बारमास कहते हैं और हर संडे को यहाँ लोग आते हैं अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने के लिए। तो मैंने कल यहाँ देखा कि कितने मुस्लिम ब्रदर्स भी यहाँ आए थे और सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ के जितने भी यात्री आए थे उनका सपोर्ट कर रहे थे। मटन में यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं। हम यहाँ अमन तरीके से रहते हैं। अमन अमान यहाँ कश्मीर को अमन अमान होना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि यहाँ अमन अमान हो।
इधर रियासत जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी अदबी शख्सियतें हैं जो मुख्तलिफ असनाफ में बेहतरीन तख्लीक और कलाम पेश कर रही हैं। अमीन बनिहाली इन्हीं में से एक हैं। शेर और अदब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये नाम नया नहीं है। बाहैसियत शायर और एक इंसान दोनों ही तौर पर उनकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल है। मोहम्मद अमीन बनिहाली कहा जाता है मुझे। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं। अमीन बनिहाली ने अपनी मेहनत और पक्के इरादे के बदौलत खुद को ऐसी शख्सियत के तौर पर उभारा कि आज वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम अंधे ही सही, बेहतर हैं ऐसे आँख। जम्मू के बनिहाल में जन्मे अमीन के लिए सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि जब वो छोटे थे तभी पता लगा कि आम बच्चों की तरह उनकी आंखें नहीं देख पाती, उनकी नजर कमजोर है। लेकिन अपनी कमजोरी को मजबूती बना लेने वाले लोग ही दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं। अमीन ने भी वही किया। देखिए, इसी हालत में मैंने तालीम हासिल की। हायर सेकेंडरी इलेक्टिव किताब बहुत आंखों के नज़दीक रखना पड़ती थी, बहुत ही क्लोज, सब कुछ था। लेकिन इस आंखों की वजह से मैंने ये मार खाई, तो मैं ये सब सलाहियतें बाहर नहीं ला सका। हाँ, जो सलाहियतें बाहर आई वो आई एक गुलकार की, एक सिंगर की हैसियत से, एक कॉमेडियन की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से। वो मेरी काबिलियत उस तरह से बाहर आई, लेकिन उस तरह से बाहर नहीं आई जिस तरह से मेरी ख्वाहिश थी या जिस तरह मैं चाहता था। अमीन बनिहाली आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी के फैन हैं। वो उनके गाने सुना करते हैं। उन्हीं गानों ने उनके भीतर के शायर को जिंदा कर दिया। एक नज़्म थी, इसका उन्वान था लैला की जुबानी। ये सुनिए। मैं नहीं आई हूं दिल आपका बहलाने को, फिल्मी गाना कोई समझे ना मेरे गाने को। बात मजनू की बतानी है मुझे आपको आज, जो कि बेताब है उल्फत की सजा पाने को। जहर तक भी कहीं बेचारे को असली ना मिला, ये तो निकला था मेरे वास्ते मर जाने को। मैंने फिलहाल इसे नींद की गोली दी है, रात के 12 बजे देती मैं क्या खाने को। सुबह जब होश में आएगा तो सब देखेंगे, सुबह जब होश में आएगा तो सब देखेंगे, कैसे बेसाख्ता दौड़ेगा शफा खाने को। और जब टेस्ट किए जाएंगे इसके 2-4, भूल जाएगा ये अपने मेरे अफसाने को। एक टिकिया ही से हो जाएगा काम इसका अमीन, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और इस अजीम शायर ने साल 1969 में पहली दफा किसी मुशायरे में शिरकत की, जहां उनके कलाम को काफी पसंद किया गया। मेरी अदबी जिंदगी की इब्तिदा फिल्मी गाने से शुरू हुई। मैं मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने आमतौर पर ज़्यादा गाता था लिया, लेकिन रफ़ी साहब के गाने में और दूसरे गुलकारों के भी, लेकिन रफ़ी साहब के। तो फिर जब मैं इसकी गहराई में गया तो आस्ता 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 मेरे अंदर इस शायरी का शौक़ पैदा हो गया। तो फिर पहला मुशायरा 1970 या 1969 में यहाँ बनिहाल में ही अटेंड किया, जो कल्चरल एकेडमी की तरफ से था। मोहम्मद अमीन बनिहाली बनते गए और इस सफर के दौरान उन्होंने अपनी 2 किताबें भी लिखी। इन किताबों में कौमी यकजहती के पैगाम शायरी के शक्ल में शाया किए गए। रोशनी की तलाश में निकले इस शायर ने अपनी पहली किताब लिखी अंधेरों का मुसाफिर, जिसे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी खूब पढ़ा गया। उनकी दूसरी किताब हद्द फासिल भी काफी मशहूर हुई। इन बंजारा साहब ने ये किताब मेरी छापी, अंधेरों का मुसाफिर। इसको बड़ी मकबूलियत मिली, बल्कि भोपाल में रिलीज़ हुई है और बड़ी बड़ी शख्सियात ने इसकी बड़ी तारीफ़ की। खुदा के फजलो करम से ये उन लोगों का बड़ापन है। इसमें मेरी शायरी है और शायरी के साथ साथ मेरी शायरी में पैगाम है सब लोगों के लिए, आपस में भाईचारे, कौमी यकजहती, इंसानी यकजहती के लिए मेरा पैगाम है। आज के जमाने में भी अमीन खुद को अपने रेडियो से अलग नहीं करते। उनका मानना है कि जिससे उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली, भला वो उसे दूर कैसे कर सकते हैं। रेडियो हर डेट का रेडियो है।
मैं नहीं समझता हूँ कि रेडियो की डेट कभी बदली है। मैं रेडियो सुनकर ही रेडियो आर्टिस्ट बना था और आज भी रेडियो सुनकर ही आगे चल रहा हूँ। अमीन बनिहाली भले ही नामवर शायर हो गए हों, लेकिन उनकी बातों से झलकता है कि उनकी ख्वाहिश कुछ और ही थी, जिसका जिक्र करते हुए अमीन जज्बाती हो गए। सब कुछ था, लेकिन इस आंखों की वजह से मैंने ये मार खाई, तो मैं ये सब सलाहियतें बाहर नहीं ला सका। हाँ, जो सलाहियतें बाहर आई वो आई एक गुलकार की, एक सिंगर की हैसियत से, एक कॉमेडियन की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से। वो मेरी काबिलियत उस तरह से बाहर आई, लेकिन उस तरह से बाहर नहीं आई जिस तरह से मेरी ख्वाहिश थी या जिस तरह मैं चाहता था। आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद अमीन बनिहाली ने लोगों को अपनी शायरी और गीतों से जिस तरह महसूस किया, वो हर नौजवान और तालिबे इल्म के लिए सबक है। जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। तो कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।